वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कई बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस, जैसा आप सभी को पता है, ग्रुप में आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि दिवाली की छुट्टियां हैं, 2 दिन क्लासें नहीं होंगी। ठीक है, हालांकि 3 दिन हो गया। हमने सोचा था कि आपको 21 तारीख को क्लास प्रोवाइड कर देंगे, बट व्यस्त होने के कारण हम क्लास आपको नहीं दे पाए। लेकिन अब जो आपकी क्लासें बची हैं, से निवेश का 2 विषय बचा ही है। मिडवाइफरी चल ही रहा है। मिडवाइफरी के बाद हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट चलेगा। मिडवाइफरी में आपको सब विषय के मैं ऑलरेडी आपको जितने सारे विषय हमने पढ़ाया है, उन सभी विषय का पीडीएफ प्रॉपर तरीके से भेज दिया है। फिर भी आपके कमेंट आते हैं, सर पीडीएफ कैसे मिले। भाई 29 अगस्त है, 29 अगस्त सभी पे डेट मेंशन है। सभी पे जैसे आप व्हाट्सएप पे देखते हो डेट मेंशन रहता है। जो जिस डेट में मैसेज जाता है, पीडीएफ जाता है, वीडियो जाता है, डेट मेंशन ऊपर रहता है। तो आप देख लेना 29 अगस्त 2025 के बाद के जितने सारे पीडीएफ, मैसेज, वीडियो हैं, उनको प्रॉपर तरीके से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पीडीएफ कहाँ पे है, कैसे है। मैंने जैसे ही एक विषय में पढ़ाया हूँ, तो एक विषय कंप्लीट होते ही सारे पीडीएफ को कंबाइन करके भेज देता हूँ कि भाई ये विषय कंप्लीट हो गए हैं, सभी चैप्टर इस विषय के पढ़ा चुके हैं, अब इनका कंबाइंड पीडीएफ हम भेज रहे हैं, ताकि आप एक ही साथ चाहे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट करवा लीजिए, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सभी को मैं पहले से ही बोल कर रखा हूँ, समय बहुत है और थियरी आप सभी को पढ़ना है। और टेस्ट के लिए परेशान बिल्कुल भी मत हो, टेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, टेस्ट अगर हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिले। ये नहीं कि बस जैसे भर भर के यूट्यूब पे पढ़ाते हैं ना, डेली क्वेश्चंस करवाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन नहीं रहेगा। हमारा क्वेश्चन जो रहेगा ये सीख देने वाला रहेगा। लगाने पे आपको लगेगा कि सचमुच हम शायद एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, ये वाली फीलिंग आपको आएगी। उस तरीके से टेस्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, 5 ऑप्शंस वाले प्रॉपर तरीके से, बड़े बड़े प्रश्न, कंफ्यूज करने वाले प्रश्न, घुमाऊ प्रश्न, ट्रिकी प्रश्न, हर एक प्रकार के प्रश्न तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि हम बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। भाई टेस्ट का मतलब यही होता है कि पहले आप तैयारी कर लो, उसके बाद अपनी क्षमता को जांच करिए कि हमारी क्षमता कितनी है, कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और ये टेस्ट हमेशा नहीं लगाया जाता है। टेस्ट केवल एग्ज़ाम के ठीक 1 महीना पहले या 15-20 दिन पहले लगाया जाता है। ये नहीं कि आप 6 महीना से टेस्ट ही लगाते रहो, उसका कोई मतलब है ही नहीं। भी आपके जो मित्र हैं, ठीक है, जो भी सखी सहेली हैं, क्लासमेट हैं, ठीक है, उन सभी को आप भी समय बोल दीजिए कि थियरी प्रॉपर तरीके से पढ़ लें, चाहे जहाँ से पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि श्वेतकुंड मेडिकल अड्डा का सैनी बैच ही लेके पढ़ें, जहाँ से इच्छा हो वहाँ से पढ़ लें, ताकि सिलेक्शन हो पाए भैया। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेपर का लेवल आपका डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, लेकिन घुमाऊ रहेगा। इतना उलझ जाएंगे प्रश्न में कि आप सही उत्तर का डिसीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थियरी पढ़ लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में सारे डाउट क्लियर रहें कि कौन से प्रश्न के कौन सा उत्तर बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। ये चीज़ आपको थियरी पढ़ने पे ही पता चलेगा। भाई 2 साल का डिप्लोमा आपने, ठीक है, वो तो सभी को पता है, प्राइवेट संस्था से आप किए हो। ऐसा है नहीं कि आपने गवर्नमेंट से किया है, प्राइवेट से किया है। तो प्राइवेट में सुविधा शुल्क देकर आप पास हुए हो, थियरी आप नहीं पढ़े हो। ठीक है, ये मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अगर उस टाइम आपने थियरी अच्छे से पढ़ कर एग्ज़ाम को पास किया होता, डिप्लोमा क्लियर किया होता, तो आज इतना पढ़ने की ज़रूरत थी ही नहीं। ठीक है, और 6 विषय में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग यहाँ पे यूपीएससी की कई सारी किताबें पढ़ डालते हैं, कई सारी चीज़ें पढ़ डालते हैं, और आपका तो केवल एक ही सब्जेक्ट है, टेक्निकल डिप्लोमा 2 साल का, वही पढ़ना। ये आपको भारी लग रहा है, इसका भी आप शॉर्टकट तरीका उठा रहे हो। और जो लोग 38 टॉपिक पे डिपेंड है ना, कि हम केवल 38 टॉपिक पढ़कर ले लेंगे सिलेक्शन, तो भैया उनका बेड़ा पार नहीं होगा, तो पानी में ही जाने वाले हैं। हमारा वीडियो आप 1 घंटा डेली जो हम पढ़ाते हैं यही पढ़ लीजिए, बहुत है भैया। वीडियो पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद क्या करना है, पीडीएफ को रीड कर लेना है। ऐसे 2 चैप्टर डेली पढ़िए, अब भी आपका रिवाइज और कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये बात आपको समझ में आ ही नहीं रही है।
और ना ही हम आपको समझा पाएंगे अब लगता है। देखिए, जो आज का टॉपिक है यूनिट आपकी मिडवाइफरी में जो हम स्टार्ट किए हैं मिडवाइफरी में, सेकंड वाला यूनिट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपका थर्ड वाला जो टॉपिक है फीटस एंड प्लेसेंटा, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 3 प्रश्न बन जाएंगे आपकी भर्ती परीक्षा में, और जो बहुत ही छोटा यूनिट है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि गर्भ होता क्या है, गर्भ का विकास क्या है, ये समझेंगे। बाकी आगे की बातें समझ में आ जाएंगी कि प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है, फीटस क्या होता है, फीटस कितने दिन पे क्या प्रोसेस होता है, ये सब कुछ हमको इसी यूनिट में पढ़ना है। तो गर्भ का विकास निषेचन से जन्म तक की प्रक्रिया है। जब ओवम का फर्टिलाइज होता है स्पर्म के माध्यम से, तभी से गर्भ स्टार्ट हो जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक रहती है जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, तब तक इसको हम गर्भ बोलते हैं। देखिए, इसमें एक युग्मनज, या हम आपको बता चुके हैं कि जाइगोट होता क्या है। जाइगोट जब ओवम और स्पर्म का मिलन हो जाता है तभी जाइगोट बनता है। फर्टिलाइज होने के बाद की चीज़ें जो रहती हैं उसी को हम जाइगोट बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। अब यही जाइगोट पूर्ण रूप से शिशु बनता है। यह 3 मुख्य चरणों में होता है। पहला, जर्मिनल स्टेज, ये निषेचन फर्टिलाइज से 2 सप्ताह पहले की प्रक्रिया होती है, जर्मिनल स्टेज। ये आपको ध्यान में रखना है, आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई ओवम के फर्टिलाइज होने के 2 सप्ताह से पहले कौन सी अवस्था होती है, तो आपको बताना है जर्मिनल स्टेज होती है। अब भ्रूण अवस्था 3 से लेकर 8 सप्ताह, ठीक है, फर्टिलाइज होने के 3 से लेकर 8 सप्ताह को भ्रूण अवस्था कहते हैं। गर्भस्थ शिशु अवस्था 9 सप्ताह से लेकर जन्म तक, 9 सप्ताह से लेकर जन्म तक, इसको क्या बोलेंगे, गर्भस्थ शिशु अवस्था। अच्छा, आपके भर्ती परीक्षा में आप सोच रहे होंगे कि सर कई सारी आपने किताबें भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे डेटा कुछ अलग हो सकता है। ये जो डेटा हम बता रहे हैं, यहाँ पे जो सारी चीज़ें लिखी हैं, ये लेटेस्ट हैं, सब कुछ अपडेटेड है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको चिंता नहीं करना है, जो डेटा दिया है यही जेन्युइन है, तो इसको ही आपको मान के चलना है। अब देखिए, इस दौरान अंग जो बनते हैं वो बढ़ते हैं और बिल्कुल परिपक्व होते हैं, और पूरी प्रक्रिया लगभग 38 से लेकर 40 सप्ताह की होती है, ठीक है। तो हमने समझ लिया गर्भ का विकास क्या होता है, गर्भ क्या होता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि जाइगोट क्या है और इसके प्रारंभिक चरण क्या है, युग्मनज क्या है और इसके प्रारंभिक चरण क्या है। देखिए, जाइगोट वह संरचना है जो ओवम, मैंने आपको बताया ना, ओवम और स्पर्म के मिलन से बनती है, ठीक है। ओवम है, ठीक है, ओवम और स्पर्म के मिलन से स्पर्म जाके फर्टिलाइज करता है, तो यही क्या हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। अब ये कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछता है कि भैया फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में होता है, एम्पुला भाग में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निषेचन के बाद शुरू होता है, ये प्रारंभिक चरण है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न एक लाइन में डायरेक्ट कभी कभी बन जाता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि 24 घंटे में कितने ओम कितने कोशिकाओं में विभाजित होता है, तो 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को ब्लास्टोमियस बोलते हैं। 72 घंटे में 12 कोशिका वाली अवस्था हो जाती है। 96 घंटे में 16 कोशिका वाली अवस्था हो जाती है। अच्छा, 16 कोशिका जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोरूला, जो गेंद जैसा, या फिर कभी कभी सहतूत भी बोल देते हैं, सहतूत जैसा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अब उसके बाद देखिए, यहाँ से प्रश्न बना है कई भर्ती परीक्षा में कि 5वें दिन में मोरूला में जो तरल से भर जाता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। टाइप पूछेगा ब्लास्टोसिस्ट किस दिन पे बनता है, तो आपको ध्यान रखना है 5वें दिन पे, जिसमें आंतरिक कोशिकाएं जो भ्रूण बनेंगी और बाहरी कोशिकाएं क्या बनेंगी, ट्रोफोब्लास्ट, जो प्लेसेंटा बनाएंगी, ठीक है। डायरेक्ट यहीं से बनेगा। प्लेसेंटा का निर्माण किससे होता है, तो ट्रोफोब्लास्ट से होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम देखेंगे इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांट कैसे करता है, आरोपण क्या है और कब होता है, इसको हम देखेंगे। देखिए, आरोपण, इम्प्लांट मतलब आरोपण प्रक्रिया जिसमें ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार, कौन सी दीवार, एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है। 7वें दिन शुरू होता है।
अब ध्यान में रखना है, डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछेगा कि आरोपण किस दिन से प्रारंभ हो जाता है। 7 दिन से लेकर 11वें दिन तक आरोपण प्रक्रिया चलती है, इम्प्लांट वाला प्रक्रिया चलता है। इसमें प्लेसेंटा और एमनियोटिक थैली बनना शुरू होता है जो गर्भ को पोषण और सुरक्षा देती हैं। भ्रूण अवस्था हमने आपको ऊपर बताया 3 से लेकर 8 सप्ताह तक होती है, डायरेक्ट पूछेगा भ्रूण की अवस्था कितने सप्ताह से लेकर कितने सप्ताह तक होती है। तो ये ध्यान में रखना है, भ्रूण की अवस्था जो रहती है निषेचन के बाद, ध्यान में रखना है फर्टिलाइजेशन के 3 सप्ताह बाद से लेकर 8 सप्ताह तक होती है। इसमें क्या रहता है, विभेदन क्या रहता है सर, डिफ्रेंशिएशन रहता है। और इसमें कोशिकाएं विभिन्न अंगों में बदलती हैं, जैसे कि मस्तिष्क हुआ, मस्तिष्क कोशिका हुआ और किडनी की कोशिका हुआ, तंत्रिका कोशिका हुआ, इनका मुख्य रूप से विकास होता है। और हृदय और जो भी जठर आंत्र है उसका, आँखें, कान, भुजाएं, पैर, हड्डियाँ और रक्त वाहिकाएँ बनना शुरू होता है। अब भ्रूणी झिल्लियाँ जैसे एमनियन कोरियन हुआ और अम्बिलिकल कार्ड हुआ, ये सब विकसित होने लगते हैं। आगे हम देखेंगे प्लेसेंटा का विकास कैसे होता है। तो प्लेसेंटा गर्भनाल ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट से बनता है। डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछेगा प्लेसेंटा का निर्माण किससे होता है, तो ध्यान रखना है ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट से बनता है। आरोपण के बाद यह गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है, 12वें सप्ताह तक पूरी तरह कार्य करने लगता है। ये भी डायरेक्ट पूछेगा किस सप्ताह तक प्लेसेंटा पूरी तरीके से काम करने लगता है, तो 12वें सप्ताह तक ये पूरी तरह से कार्य करने लगता है। गर्भ को ऑक्सीजन देने लगता है, पोषण देने लगता है और क्या करता है, अपशिष्ट को निकालता है। डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में बताइए कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है, ऐसे पूछेगा। तो आपको पता रहेगा कि कौन सा कार्य है, तो वहाँ पे आप उत्तर दे पाओगे कि कौन सा नहीं है। तो क्या क्या कार्य है, ऑक्सीजन देना, पोषण देना, अपशिष्ट निकालना, हार्मोन बनाना और अम्बिलिकल कार्ड को प्लेसेंटा से गर्भ को जोड़ना, ये सारे कार्य हैं प्लेसेंटा का। डायरेक्ट आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न बन जाएगा, गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में किस चीज़ का विकास होता है। निम्नलिखित में से बताइए गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में कौन से अंग का निर्माण होता है या विकास होता है, इसे डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछेगा। तो मस्तिष्क और जठर ग्रंथियां बनना शुरू होती हैं 5वें सप्ताह में, गर्भ के 5वें सप्ताह में, ठीक है। और हृदय विकसित होता है, धड़कन शुरू होता है लगभग 110 बार प्रति मिनट, इस समय हृदय की धड़कन होती है। उसके बाद भुजाओं और पैरों की कलियां दिखने लगती हैं 5वें सप्ताह में। और छठे से लेकर 7वें सप्ताह में क्या होता है, अब ये पूरा आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है समझने की। 6वें से लेकर 7वें सप्ताह में किस किस चीज़ का विकास होता है, तो मस्तिष्क 5 भागों में विभाजित होता है, भुजाएं और पैरों की कलियां दिखती हैं, आँखें और कान का बनना शुरू हो जाता है, हड्डियां और मांसपेशियां बनाने वाले ऊतक बनते हैं, रक्त मुख्य वाहिकाओं में बहने लगता है, नाक, मुंह, उंगलियां, पंजे आकार लेने लगते हैं। अब ये 8वें सप्ताह में क्या विकास होता है ये भी पढ़ लेना। फिर 9वें सप्ताह में क्या होता है ये पढ़ लेना। 10वें सप्ताह से लेकर जन्म की अवस्था क्या कहलाती है, डायरेक्ट पूछेगा कि 10वें सप्ताह से लेकर जन्म की अवस्था, अभी हमने आपको बताया कि ये गर्भस्थ शिशु अवस्था होती है, क्या रहता है, फीटल पीरियड इसी को बोलते हैं। 10वें सप्ताह से लेकर जन्म तक, ठीक है, मतलब 9 सप्ताह के बाद की प्रक्रिया जो रहती है जन्म तक, वो फीटल पीरियड कहलाता है। यहाँ से गर्भ तेजी से बढ़ता है, अंग परिपक्व होते हैं, लिंग निर्धारित होता है, हालांकि अल्ट्रासाउंड पर बाद में दिखता है, ठीक है। अब हम देखेंगे गर्भावस्था के 22वें सप्ताह में क्या विकास होता है। गर्भावस्था के 22वें सप्ताह में लैंगो, ध्यान में रखना है, लैंगो मतलब जो बाल आने लगते हैं, रोए आने लगते हैं, उसी को लैंगो कहते हैं। ये निकलने लगता है, भौं और पलकें दिखती हैं, पैर की उंगलियां, नाखून और मांसपेशियां विकसित होती हैं, हृदय की ध्वनि सुनी जा सकती हैं, आंखें बनती हैं लेकिन बंद रहती हैं, ठीक है। अब 23 से लेकर 25वें सप्ताह में ये पूरा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर 26 सप्ताह में, फिर 28 से लेकर 32 सप्ताह में, फिर 32 से लेकर 36 सप्ताह में, 36 से लेकर 40 सप्ताह में, ये सारा चीज़ आप पढ़ लेना, हम आपको भेज देंगे PDF, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछेगा गर्भावस्था की
पूरी अवधि में मुख्य रूप से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ऐसे पूछेगा डायरेक्ट। निम्नलिखित में से बताइए गर्भावस्था की पूरी अवधि में निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां नहीं बरतनी चाहिए, या फिर कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ऑप्शन दे देगा 5, उसी में से आपको छांटना होगा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये याद रहेगा कि भैया फोलिक एसिड से भरपूर विटामिन लेना चाहिए ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, ठीक है। और नियमित जांच करवाना चाहिए। स्वस्थ भोजन, व्यायाम और तनाव से बचना चाहिए, ठीक है। और 39 से लेकर 40 सप्ताह तक प्रतीक्षा करें। यदि कोई समस्या ना हो, समय से पहले जन्म के जोखिम से बचें। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए इनर सेल मास क्या होता है, इससे क्या बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भैया इनर सेल मास्ट ब्लास्टोसिस्ट का आंतरिक हिस्सा होता है। ब्लास्टोसिस्ट जो बनता है उसका आंतरिक हिस्सा, इसका नाम ही है इनर। इनर मतलब आंतरिक, सेल मतलब कोशिका, मास मतलब समझ ही रहे हैं आप। जो निषेचन के 5वें दिन बनता है, इससे मुख्य परतें बनती हैं। एक्टोडर्म जो बाहरी परत होती है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहती है। मेसोडर्म जो बीच की परत रहती है, मांसपेशियां, हड्डियां और आंतरिक अंग जैसे हृदय। एंडोडर्म ये आंतरिक परत है, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है, समझ लेना है। ट्रोफोब्लास्ट और कोरियन क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्या सर, कि जो ट्रोफोब्लास्ट है ये ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी कोशिका है जो प्लेसेंटा और कोरियन बनाती है। कोरियन एक मोटी अपारदर्शी झिल्ली है जो ट्रोफोब्लास्ट से बनती है। यह गर्भ को बाहर से घेरती है और प्लेसेंटा का हिस्सा बनाती है। कोरियन प्लेट गर्भ को सपोर्ट करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। एमनियन और एमनियोटिक गुहा क्या है, यहाँ से आपके भर्ती परीक्षा में लास्ट टाइम प्रश्न बना था, तो यहाँ से भी आपके सवाल बन सकते हैं, डायरेक्ट पूछेगा यहाँ से, ठीक है। लास्ट टाइम प्रश्न आया था 92-12 वाली भर्ती में, यहाँ से एमनियोटिक द्रव के संबंध में पूछा था, वो आगे हम बताएंगे कौन सा प्रश्न था। देखिए एमनियन इनर सेल मास से बनती हैं। ये एक चिकनी पारदर्शी झिल्ली है जो गर्भ को चारों ओर से घेरती है। एमनियोटिक गुहा एमनियन के अंदर रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। एमनियोटिक द्रव से प्रश्न बना था, ठीक है। और यह गर्भ के झटकों से बचाता है, मतलब सुरक्षा करता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। देखिए निषेचन के बाद मुख्य घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, ये आपको ध्यान में रख लेना है, डायरेक्ट प्रति परीक्षा में बनता है। तो 0 घंटा में फर्टिलाइजेशन मतलब युग्मनज बनता है। 24 घंटे में 2 कोशिका में विभाजित, 42 घंटे में 4, 72 में 96, ये पूरा आप पढ़ लेना। 7वें दिन से आरोपण हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आरोपण इम्प्लांट 7वें दिन से हो रहा है और 11वें दिन में पूरा हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद प्राइमरी विल्ली का निर्माण होने लगता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी विल्ली बनती है, उसके बाद टर्सरी विल्ली बनती है, उसके बाद फीटल हर्ट और फेटल प्लेसेंटा सर्कुलेशन शुरू होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है यहाँ से। कोरियन फ्रांडोसिसम क्या है, ठीक है, ये आप देख लेना। देखिए फेटल सैक क्या है, यहाँ से भी भर्ती परीक्षा में प्रश्न आए हैं। कुल मिलाकर 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न इस टॉपिक से आएगा। तो इस टॉपिक को मन लगाकर, दिल लगाकर, प्रॉपर तरीके से, एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार पढ़िए। हमारे अगर समझाने के तरीका नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कमेंट तो आते ही नहीं हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता है कि आप पढ़ रहे हो कि समझ रहे हो कि क्या कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता है। 1-2 कमेंट आ जाते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट है और उनका सिलेक्शन 100% नहीं, सिलेक्शन ही नहीं, होम जिला भी मिलने वाला है, क्योंकि वो हमें पता है ना, वो डेली मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत को पूरा सपोर्ट हम करेंगे, उनका मेहनत बेकार नहीं होने देंगे। चीज़ ध्यान में रखना है, गुरु से ओवर स्मार्ट कभी ना बनने की कोशिश करें, चाहे वो गुरु छोटा हो या बड़ा हो, चाहे जिस भी चीज़ का गुरु है, चाहे वो स्टडी को लेकर हो या सिखाने को लेकर हो, डांसिंग का गुरु हो, कोई सा भी गुरु है, तो उससे ओवर स्मार्ट ना बना करें कि क्या ही ये मतलब है, ठीक है। तो आप लोग अपना 100% फीडबैक दिया करें, इसमें कंजूसी ना किया करें, हमें भी आइडिया लगे कि भाई आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। चलिए एमनियोटिक फ्लूइड क्या है और इसका कार्य क्या है, यहाँ से प्रश्न आया था 92-12 वाली भर्ती में, तो यहाँ से बन सकता है प्रश्न, इसलिए इसको हम अच्छे से आपको पढ़ा दे रहे हैं। देखिए एमनियोटिक फ्लूइड क्या है,
ये लीकर एमनी, इसको आप क्या बोल सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को लीकर एमनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम है लीकर एमनी। अगर भर्ती परीक्षा में लिख के आ जाएगा लीकर एमनी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लीकर एमनी होता क्या है। तो एमनियोटिक फ्लूइड को ही लीकर एमनी बोलते हैं। अच्छा, इसका कलर कैसा रहता है, तो हल्का पीला, और इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं रहती है, ठीक है। एमनियोटिक गुहा में रहता है, 99% इसमें पानी रहता है, केवल 1% ठोस पदार्थ। अच्छा, ठोस पदार्थ में क्या सर, जैसे कि प्रोटीन हुआ, ग्लूकोज हुआ, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, ये सभी, और क्रिएटिन, हार्मोन, खनिज, एंजाइम और एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अच्छा, 12वें सप्ताह में मात्रा पूछता है, 12वें सप्ताह में इसकी मात्रा 50 ml, अब 20वें सप्ताह में 400 ml, 36 से लेकर 38वें सप्ताह में 800 से लेकर 1000 ml। नवीनतम डेटा बता रहे हैं भैया, औसत 600 से 800, ठीक है। कार्य क्या है, गर्भ को गति देना, हड्डियों का विकास और स्थिर तापमान बनाना, कुशन का काम करना। असमानताएं, अगर 1500 से ml से ज़्यादा हो जाता है इसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोअम्नियोज बोलते हैं। ये भर्ती परीक्षा में लास्ट टाइम बना था, यहाँ से बना था, ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज। कितनी मात्रा कम होने पे ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज होता है, तो 300 ml से कम हो जाएगा, तो ये चीज़ें हो जाएगी। अभी देखिए, हम इस चीज़ से जुड़े हैं मेडिकल फील्ड से, तभी हम आपको समझा पाते हैं। कई सारे केसेस हम देखते हैं अपने आँखों से, अभी भी देखते हैं, बहुत सारी समस्याएं महिलाओं की यही आता है, ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड ही कम हो जाता है, बच्चे का मूवमेंट ढंग से नहीं हो पाता है, यही रीज़न रहता है, तो उनको फ्लूइड देते हैं। और एक एमनियोटिक नाम से फ्लूइड वो आता है, ठीक है, इंजेक्शन आता है, लगभग मार्केट में उसकी प्राइस है 1000+ है, वो चढ़ाना पड़ता है, 3-4 बार चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर 300 ml से कम हो गया तो ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज कहलाता है। संकट है तो मेकोनियम निकल सकता है। मेकोनियम आपको आगे बताया जाएगा, मेकोनियम होता क्या है। फ्लूइड इसमें पूछेगा डायरेक्ट, मेकोनियम का रंग कैसा रहता है, तो हरा रहता है, और ये शिशु को खतरा दे सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 से लेकर 25 सेंटीमीटर समान, और 25 सेंटीमीटर से इक्वल टू ओलिगोस, और 25 सेंटीमीटर से कम तो पॉली। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये चीज़ें मैं अच्छे से समझा दिया हूँ, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना था तो बन जाएगा पूरा डेटा। बस यही 4-5 अगर प्रश्न बनेगा तो यही 3-4 लाइन से बनेगा, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड से ये जो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन है, इसी 7 लाइन से पूछेगा और कहीं से नहीं पूछेगा। प्लेसेंटा क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये आप पढ़ लेना। प्लेसेंटा का कार्य क्या है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। कौन कौन से हार्मोन बनाती है, तो HCG, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन बनाता है प्लेसेंटा। ये ऑक्सीजन और पोषक तत्व गर्भ को देती है, और अपशिष्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है इसको बाहर निकालती है, संक्रमण से बचाती है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत प्रश्न बना है, भर के हर एक परीक्षा में बना है। प्लेसेंटा का कार्य कौन सा है बताइए, प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन का निर्माण करती है, निम्नलिखित में बताइए कौन सा प्लेसेंटा हार्मोन का निर्माण नहीं करता है। बहुत सारे प्रश्न बने हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, प्लेसेंटा की असमानताएं क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आप पढ़ लेना, यहाँ से भी प्रश्न बना है। फेटल सर्कुलेशन क्या है, ये पढ़ लेना अच्छे से। अब देखिए, इसको आप समझेंगे, फेटल सर्कुलेशन क्या होता है। फेटल सर्कुलेशन क्या होता है, तो देखिए, गर्भ प्लेसेंटा से पोषण लेता है, फेफड़े इस्तेमाल नहीं करता। अम्बिलिकल वेन क्या करेगा, ये माँ से ऑक्सीजन युक्त रक्त लाएगा, ठीक है। उसके बाद डक्ट्स वेनोसस लीवर से बाईपास करता है। फोरामेन, ठीक है, फोरामेन वाले जो रहता है ये हृदय के दाएं और बाएं हिस्से को जोड़ता है। डक्ट्स जो रहती हैं आर्टियोसोसस, ये फेफड़े से बाईपास करेगा, और अम्बिलिकल आर्टरीज अपशिष्ट लेता है और लौटता है। इसको समझना नहीं है आपको, बस इतना ही समझना है कि गर्भ प्लेसेंटा से पोषण लेता है, फेफड़े इस्तेमाल नहीं करता है। अम्बिलिकल वेन से क्या रहता है, वेन से जो रहता है अम्बिलिकल वेन, ध्यान रखना है, अम्बिलिकल वेन माँ से ऑक्सीजन युक्त रक्त लाता है, ठीक है। ये इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी इस चीज़ ज़रूरी नहीं है ये चीज़, ठीक है। अब देखिए, जन्म के बाद फेटल सर्कुलेशन में क्या परिवर्तन होते हैं, ये आप देख लेना।
जन्म के बाद शिशु रोता है, फेफड़े खुलते हैं और फोरामेन वाले ये बंद होकर किस में परिवर्तित हो जाता है, फोसा ओवेलिस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और अम्बिलिकल वेन बंद होकर लिगामेंट टेरेस में परिवर्तन हो जाता है। डक्ट्स वेनोसिस बंद होकर लिगामेंट वेनुसियस, डक्ट्स आर्टियोसस बंद होकर लिगामेंट आर्टियोसम में परिवर्तित हो जाता है। और अम्बिलिकल आर्टरीज ये हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज बनाती है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। देखिए अम्बिलिकल कार्ड क्या है और इसके कार्य क्या है आपको समझा ही दिए हैं। अम्बिलिकल कार्ड जो रहता है ये गर्भ को पेट से प्लेसेंटा तक जोड़ती है। लगभग 30 से लेकर 50 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसमें एक वेन रहता है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती है और 2 आर्टरीज रहती हैं जो अपशिष्ट ले जाती हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे अम्बिलिकल कार्ड की असमानताएं, ये आपको ध्यान में रखना है, पूछ लेगा डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से अब पढ़ेंगे एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, 30 एमसीक्यू हैं, 2-4 एमसीक्यू हम आपको बता दे रहे हैं, वो आप पढ़ लेना पीडीएफ जब भेजेंगे। ठीक है, अब देखिए पूरी थियरी आप पढ़ के आए हैं तो एमसीक्यू आसानी से आप बना लेंगे। इनर सेल मास ब्लास्टोसिस्ट कौन सा हिस्सा है? यह गर्भ हिस्सा गर्भ और इसकी झिल्लियाँ बनाता है। आपको ये हेडिंग भी दे दिया ताकि उत्तर ढूंढना आपको मतलब उत्तर बताने का ये तरीका भी हम बता दिए। तो इनर सेल मास ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा हिस्सा है ये आपको ध्यान में रखना है, आपको हम बता ही हैं। ठीक है, इनर सेल मास। ठीक है, इनर सेल मास। अब देखिए यहाँ पे इनर हम क्या बताए थे, इनर मतलब आंतरिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए कहीं पे आपको मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा होगा। तो इसका आंतरिक कहीं किसी ऑप्शंस में है नहीं है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ट्रोफोब्लास्ट हम बताए ही हैं। अब ये बाहरी तो नहीं होता है, इनर का मतलब होता है आंतरिक। ठीक है, किसी ऑप्शंस में आंतरिक होता तो उत्तर हम बना लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे व्याख्या भी दिया है प्रत्येक प्रश्न का, वो आप पढ़ लेना व्याख्या, क्योंकि व्याख्या से आपके डाउट क्लियर होते हैं, इसलिए व्याख्या बताया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निषेचन फर्टिलाइज के 96 घंटे बाद युग्मनज की कौन सी अवस्था बनती है? 96 घंटे के बाद हमने आपको क्या बताया था सर, ये 16 कोशिकाओं वाली होती हैं। ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 कोशिकाओं में ये परिवर्तित हो जाता है 96 घंटे के बाद। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रोफोब्लास्ट में कौन सी संरचना बनती है? अब बताइए, हमने आपको क्या बताया था, ट्रोफोब्लास्ट में कौन सी संरचना बनती है? भाई ऊपर थियरी मन लगा के पढ़ा होगा तो उत्तर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रोफोब्लास्ट में कौन सी संरचना बनती है, हेडिंग भी बता दिया गया, या प्लेसेंटा और गर्भ की बाहरी झिल्ली बनती है, तो कोरियन ही है, कोरियन बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न, आरोपण की प्रक्रिया कब पूरी होती है? कब पूरी होती है, ध्यान में रखना है। हमने आपको थियरी में क्या पढ़ाया, 7वें दिन से स्टार्ट होता है, 11वें दिन में कंप्लीट होता है। तो कब पूरी होती है, 11वें दिन कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, बच्चा चिपक जाता है गर्भाशय से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 11वें दिन, किसी उत्तर में 11 दिन है ही नहीं, 5 दिन दिया है, 7 दिन दिया है, 9 दिन दिया है, 13 दिन दिया है। 7वें दिन से शुरू होता है, कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर बी मार देंगे कि 7वें दिन, तो भैया 7वें दिन से स्टार्ट होता है और कंप्लीट 11वें दिन होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, इनर सेल मास में कौन सी परत त्वचा नर्वस सिस्टम बनाती है? यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए यह बाहरी परत गर्भ के विकास में महत्वपूर्ण होता है। बाहरी परत प्रश्न में दे दिया है कि यह बाहरी परत, बाहरी का मतलब क्या, एक्टोडर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट है एक्टोडर्म। इनर सेल मास की कौन सी परत त्वचा और नर्वस सिस्टम बनाती है? तो एक्टोडर्म बनाती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्या करता है, गर्भ को सुरक्षा देता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भैया जो 20वें सप्ताह में, ध्यान में रखना है, 20वें सप्ताह में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है, कितना होना चाहिए 20वें सप्ताह में? तो इसका करेक्ट उत्तर आपके सामने दिखाई दे रहा है 400 ml में। ये थियरी में अच्छे से हम आपको ऊपर बता के आए हुए हैं।
तो 400 ml तक होना चाहिए 20वें सप्ताह में। नेक्स्ट देखिए, प्लेसेंटा का निर्माण कब शुरू होता है? तो हमने ऊपर बता के आया है आपको कि 8 से लेके 10 दिन बाद। ठीक है, 8 से लेके 10 दिन बाद। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है सर? पोषण देना और अपशिष्ट हटाना। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे प्रश्न पढ़ लेना है, समझ लेना है। 30 प्रश्न है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी जो भी डाउट रहता है आप मुझे बता दिया करें कि सर ये डाउट हो रहा है, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और देखिए थोड़ा दिवाली पे ज़्यादा काम होने के कारण तबीयत भी डाउन लग रहा है, तो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। फिर आप क्लासेस बहुत तेज़ी के साथ चलेंगी। ठीक है, सब कुछ होगा, परेशान होना नहीं है। आप ट्रस्ट करते हैं तो करते रहिए, आपका ट्रस्ट बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। ठीक है, जो विश्वास आपने बनाया है, जो चीज़ हम बोल देते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते भी हैं। अगर हमने बोल दिया सैनी बैच आपके लिए सफिशिएंट है, सैनी बैच से ही प्रश्न आएगा, तो ये बनेगा ही बनेगा। ठीक है, एग्जामिनर यहीं से प्रश्न बनाएगा और कहीं से नहीं बनाएगा, उसको सैनी बैच को देख कर ही वो बनाएगा। ये चीज़ आप ट्रस्ट करें और सैनी बैच के हर एक यूनिट को पढ़िए। अगर एक यूनिट मिस कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारा काम है कंटेंट देना, आपका काम है पढ़ना। ठीक है, कि आप जिस तरीके से मैं प्रिडिक्शन कर देता हूँ कि इस दिन इस डेट में ये नोटिस आएगी तो उसी डेट में आती है, तो ये भी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि भाई सैनी बैच से ही प्रश्न आएगा। सैनी बैच नहीं पढ़े हो तो बहुत पछतावा होगा। ये चीज़ आप लोड क्यों नहीं ले रहे हैं? समझिए, हमारी बातों को समझिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। सैनी बैच के हर एक चैप्टर, हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, हर एक विषय इम्पॉर्टेंट है। किसी विषय को आपको मिस नहीं करना है। चाहे दिन का काम खाना पीना खाना भूल जाओ, ठीक है, लेकिन सैनी बैच को देखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।